जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको क्लास 12th के जो राजनीति विज्ञान है उसके जो दोहरे लेसन है, यानी कि जो द्वितीय लेसन है, उस द्वितीय लेसन का आज हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखें तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं और विजिट करें और उसके जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट से जाकर दोनों वीडियो को देख लें ताकि आपके पहले लेसन भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या करा है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो देखिए, 1967 तक भारत में एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, यानी कहने का मतलब यह हुआ 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस जो थी वह पूर्ण बहुमत में रहते हुए क्या हुआ कि केंद्र में भी और राज्यों में भी सरकार बनाई थी, इसीलिए इसको एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, रखा जाता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर हमारे देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो देखिए, हमारे देश में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वह आपको 1952 में हुआ था। द्वितीय आम चुनाव जो हुआ है वह आपको 1957 में, तृतीय आम चुनाव 1967 में, ठीक है ना। तो 1952 से 1967 तक क्या है कि भारत में एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था जो थी वह कांग्रेस के नेतृत्व में रही। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि 2019 में किस क्रम का आम चुनाव हुआ है। तो देखिए, 2019 में 17वें क्रम का आम चुनाव जो है वो आपको संपन्न हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन के जो लोकतांत्रिक समाजवाद था इसको क्या किया, अपनाया, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे समाज में रहने वाले जो भी लोग हैं उसको सभी प्रकार के न्याय, सभी प्रकार की सुरक्षाएं मिले, ठीक है ना। देश के जो मतलब क्या कहते हैं आर्थिक संसाधन है उस पर भी सभी वर्गों का क्या हो, अधिकार हो, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया, तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ख हो जाएगा। 3 में किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार है, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। तो वह आपको स्टेनले कोसनेक ने कहा था। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ऐसा स्टेनले कोसनेक ने क्यों कहा था। तो देखिए, 1952 के प्रथम आम चुनाव में क्या हुआ था कि कांग्रेस की सरकार जो थी वह आपको क्या हुआ था, केंद्र में भी पूर्ण बहुमत के साथ बना था, सभी राज्यों में भी बना। 52 में ये ऐसा हुआ, फिर 57 में भी यही हाल हुआ, 62 में भी यही हाल हुआ, ठीक है ना। तो 1952 से लेकर 67 तक कांग्रेस जो थी वह पूर्णतः क्या था कि हमारे देश के शासन पर हावी थी। अब करा कि स्वतंत्रता के बाद, तो यानी कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है ना, इसके ऐसे बहुत सारे गुण थे उस समय जो इसको सत्ता में लाई थी। जैसे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारी जो रूप था वो, ठीक है ना, यानी कि वो जब कहीं भी जाते थे भाषण देने तो लोगों को वह एक चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर लेते थे। जैसे अभी वर्तमान में देखिए नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं लोग उनको सुनने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ था कि कांग्रेस जो था 1952 से 57 तक पूर्णतः सत्ता में रही, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए क्या था कि स्टेनले कोसनेक ने कहा था कि कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको ए हो जाएगा। 4 में भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया। तो आपका एक प्रश्न आएगा कि सर बहुदलीय व्यवस्था हम किसको कहते हैं। तो जब किसी देश की सत्ता में एक से अधिक देश जो होते हैं वह भागीदारी मतलब रखते हैं तो उसको हम लोग बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे देखते हुएगा कि हमारे यहाँ चुनाव होती है तो आपको हजारों राजनीतिक पार्टी जो होती है अपने भाग्य को क्या करती है, आजमाती है। तो हमारे यहाँ क्या है कि आपको 2 से अधिक दल मिलकर क्या होते हैं, सरकार बनाने के जो होड़ होती है उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ इसको कहा जाता है बहुदलीय व्यवस्था। यानी कि जब किसी देश के क्या है कि सत्ता में 1 से अधिक दलों या 2 से अधिक दलों का बोलबाला हो तो उसको हम लोग बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। फिर हम कहेंगे कि सर एक दलीय व्यवस्था क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि चाइना में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके सिवा दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, वह एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। द्विदलीय व्यवस्था जैसे आपको अमेरिका और आपको ब्रिटेन में, जैसे अमेरिका में जो है मुख्य रूप से रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में क्या होता है कि आपको चुनाव होते हैं, ठीक है ना। वहीं आपको ब्रिटेन में 2 पार्टी है, एक जो है आपको कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी, और एक जो है लेबर पार्टी। इन दोनों के बीच में क्या होता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए मतलब चुनाव होते हैं या सत्ता प्राप्ति के लिए ये दोनों दल जो होते हैं होड़ में होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे भारत में देखिए कि बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है ना। जैसे बिहार में ही देखिए कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ पर कई सारे पार्टी जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, ठीक है ना।
हम पार्टी हो गए, इसके अलावा वीआईपी पार्टी हो गए, ठीक है ना, जाप पार्टी हो गए। तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां जो थी वो क्या हुए थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लिए थे। तो अगर हमारे यहाँ द्विदलीय व्यवस्था रहती या एक दलीय व्यवस्था रहती तो इसमें क्या होता, दो या एक दल क्या करते, भाग लेते। लेकिन हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, अर्थात हमारे यहाँ के देश की राजनीति में बहुत सारे दल जो होते हैं मतलब सरकार बनाने के लिए क्या होते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है तो हम क्या कहेंगे, बहुदलीय। पांचवा प्रश्न, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो देखिए कांग्रेस के युवा तुर्कों में चंद्रशेखर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, चंद्रशेखर को। अब देखिए चंद्रशेखर से केबीसी में एक प्रश्न बहुत ही आपको क्या कहते हैं कि हायर प्राइस में पूछा गया था। वो प्रश्न क्या था, सुनिए कि 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो वह आपको चंद्रशेखर थे, ठीक है ना। और इस चंद्रशेखर को कांग्रेस के युवा तुर्कों में क्या होता है कि आपको गिना जाता है, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको घ हो जाएगा, ठीक है ना। छठा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो वह आपको इंदिरा गांधी ने किया था। कौन किया था, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने 19 जुलाई 1969 को बैंकों का 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए। इसके अलावा 1971 के भारत पाक जो युद्ध हुए थे उसमें इन्होंने क्या हुआ कि विजय हासिल किया। इसके अलावा 1975 में ये क्या कहते, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लागू करके क्या कहते कि देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इन्होंने जेल में बंद करवा दिया था। फिर दोबारा ये सत्ता में आए 1980 में, तो ये आपको 15 अप्रैल 1980 को फिर 6 बड़े बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। और अब तक के इतिहास में इंदिरा गांधी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और ये पद पर रहते हुए कई सारी जिम्मेदारी, जैसे रक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी निभाए थे, विदेश मंत्री का भी, ठीक है ना, ऐसे बहुत, वित्त मंत्री का भी, तो ऐसे बहुत सारे जिम्मेदारियां है। वह इंदिरा गांधी जो थे वो आपको पद पर प्रधानमंत्री के साथ मतलब उस पद का क्या किए थे, दायित्व पूरा किए थे। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी थी कौन, तो इसको भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी जो थी वह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की सपुत्री थी और इनकी हत्या राजनीतिक द्वेष के कारण क्या हुआ था कि 31 अक्टूबर 1984 को इनके अंगरक्षकों के द्वारा ही कर दिया गया था। तो 6 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी यानी कि इंदिरा गांधी। चलिए 7 में, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो देखिए ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसको सत्ता में आने का जो अवसर मिला था 1957 में, जो दूसरे आम चुनाव हुए थे उसके बाद, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर 1957 में दूसरे आम चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर मिला, तो वह किस राज्य में, तो वह राज्य जो था वह आपको केरल था। क्या था, केरल था, ठीक है ना। और केरल के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, यह भारत का सर्वाधिक क्या है कि आपको मतलब कि शिक्षित राज्य यानी कि साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वो आपको केरल की है। तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की किस पार्टी को दक्षिणापंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो यह आपको भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को क्या है कि दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो यहाँ से जो कुछ पार्टी दिए गए हैं उसके जो स्थापना वर्ष है उसको जान लीजिए। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में काशीराम के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1964 में हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, जिसमें आपको लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे आपको दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय क्या था। तो देखिए 1971 में बने महान गठबंधन का जो उद्देश्य था वह था इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, यानी कि विपक्षी दलों ने नारा दिया कि इंदिरा को हटा दो, तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा काम कर गया और 1971 में जो इंदिरा गांधी थी वह पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। मानो कि वह कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को क्या कर दिया, वापस दिला दिया। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, ठीक है ना, यानी गरीबी हटाओ, यानी कि 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय क्या था, तो इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी इसके विपक्ष में क्या नारा दिया था, तो गरीबी हटाओ। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए 10 में, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? तो वह आपको 1955 के अवारी अधिवेशन में लिया था। किस में लिया था? 1955 के अवारी अधिवेशन में। तो इस प्रश्न को आपको 10 नंबर प्रश्न को वीवीआई करके याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? 1955 के अवारी अधिवेशन में। चलिए 11 नंबर प्रश्न में, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई का जो संबंध है वो आपको जनता पार्टी से, किस पार्टी से है? जनता पार्टी से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जनता पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो वह जल्दी से बताइए, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं मात्र 10 सेकेंड, ठीक है ना? 10 सेकेंड हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। देखिए, तो ये जो भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, और यह जनता पार्टी से संबंध रखते थे, और इस जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे कि आपको उप प्रधानमंत्री भी मतलब बन चुके थे। इसके अलावे इन्होंने सर्वाधिक 10 बार क्या किए कि संसद के सामने बजट पेश किए। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले यानी कि वित्त मंत्री कौन थे? तो वो आपको मोरारजी देसाई, ठीक है ना? मोरारजी देसाई जो थे प्रधानमंत्री बनने से पहले वो प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी की सरकार में थे। और एक चीज याद रखना और भी है कि हमारे देश के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो है वो है आपको मोरारजी देसाई, ठीक है ना? और सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे वो आपको कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपको मोरारजी देसाई थे। लेकिन यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता कि भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो रहे? तब आप क्या कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार तो 2 ही साल में गिर गई, ठीक है ना? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये दोनों जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार क्या हुआ कि आपको 2 साल में ही गिर गया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए तो वह पूरे 5 वर्षों तक क्या हुए थे कि आपको 24 दलों के गठबंधन वाली जो सरकार थी उसको लेकर चले हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को यह प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना? चलिए 12 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे एओ ह्यूम, और एओ ह्यूम के बारे में आपको याद रखना है कि इनका पूरा नाम है एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम, और यह एक आयरिश क्या थे? व्यक्ति थे जो आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा से क्या थे? सेवानिवृत्त थे। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों की सुरक्षा कवच के लिए क्या किए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो था उसमें इन्होंने किया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव और संस्थापक कौन थे? तो यह आपको एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस सबको भी याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह आपको एनी बेसेंट थी। फिर अगला प्रश्न आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए प्रथम भारतीय महिला कर रही है, मतलब कि वह महिला जिसका जन्म भारत में हुआ है और वह कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है, तो वह है आपको श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है ना? तो ये जो सरोजनी नायडू है यह आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी बने, और इस प्रकार वे भारत के प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त किया। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिखते भी चलना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। तो वहीं 12 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो आपको एओ ह्यूम थे। चलिए 13 में, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह आपको 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में, ठीक है ना? और इस विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका जो रही थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी की रही थी। लेकिन स्वतंत्रता से पहले भी कांग्रेस का विभाजन जो है वो आपको 1907 में हुआ था, ठीक है ना? यानी कि 1907 के जो सूरत अधिवेशन थे, ठीक है ना, गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, उस अधिवेशन में क्या था कि एक कांग्रेस जो था वो आपको गरम दल और नरम दल में क्या हो गया था कि आपको बट गया था, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में। चलिए 14 नंबर प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1885 में हुई थी। तो अभी इसके बारे में सारे डिटेल्स से बताएं। और इसके संस्थापक जो थे वो आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको आप लोग एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी अंग्रेजों के सुरक्षा कवच के तौर पर। चलिए 15 नंबर प्रश्न, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो यह आपको ओडिशा में, कहाँ नहीं मिला था? ओडिशा में। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम के हिसाब से क्या स्थान है? तो इनका स्थान जो है वो आपको क्या है? तो 14वां है। तो एक चीज यहाँ से राष्ट्रपति से कुछ रोचक जानकारियां को याद रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के जो दार्शनिक राष्ट्रपति कहे जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके अच्छा से मतलब याद रखना है, ठीक है ना। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वह आपको श्रीमती प्रतिभा देवी सी पाटिल थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। और कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं 16 नंबर क्वेश्चन को एक बार और सुनिए, क्या कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम के हिसाब से क्या स्थान है? तो वह आपको 14वां है, ठीक है ना। जबकि अगर इसी में उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता तो उपराष्ट्रपति जो है क्रम के हिसाब से 13वें नंबर के है। क्या नंबर क्या है? 13वें नंबर के। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो आपको मतलब श्री एम वेंकैया नायडू है, ठीक है ना। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको प्रति साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हमारे भारत में मनाया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके मतलब लिखते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सुनिएगा, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो देखिए धारा 370 का जो संबंध है, ठीक है ना, किस प्रदेश से है? तो प्रदेश से है नहीं होगा, किस प्रदेश से था आप कहिए, ठीक है ना। तो यह है आपको जम्मू कश्मीर से था। क्यों कहेंगे था? तो देखिए ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ से क्या हुआ है कि आपको धारा 370 और अनुच्छेद 35 के ए को क्या कर दिया गया है कि आपको समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको समाप्त कर दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35 के ए को निरस्त कर दिया गया। और इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और इससे अलग ही लद्दाख नामक 2 नए संघ राज्य का क्या किया गया? गठन किया गया। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का मतलब कि क्या कहते हैं कि ये जो पुनर्गठन जो हुआ है वो कब हुआ है? गठन नहीं कहिए, पुनर्गठन। तो हम कहेंगे 31 अक्टूबर 2019, यानी कि उस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस था। और इसी अवसर पर क्या हुआ था कि भारत में 2 नए संघ राज्यों की क्या की गई? स्थापना की गई। तो धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? जम्मू कश्मीर। तो आपका 17 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। चलिए 18 में 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो किए थे वो आपको पंडित नेहरू किए थे। तो देखिए सूत्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को जान लीजिए। 5 सूत्री कार्यक्रम किसने पेश किया? पंडित नेहरू ने। 10 सूत्री कार्यक्रम जो पेश किया किसने किया? राजीव गांधी ने। 11 सूत्री कार्यक्रम किसने पेश किया? तो 11 सूत्री कार्यक्रम जो था वो आपको क्या हुआ था कि महात्मा गांधी के द्वारा पेश किया गया था। फिर है आपको 14 सूत्री कार्यक्रम किसने पेश किया था? तो 14 सूत्री कार्यक्रम जो है वह आपको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पेश किया गया था। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा 15 सूत्री कार्यक्रम किसने पेश किया था? तो यह आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया था। फिर प्रश्न आएगा 20 सूत्री कार्यक्रम किसने पेश किया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो पेश किए थे वह आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि इन सारे बातों को, ठीक है ना, नोट करते चलेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम के दृष्टि से और आपके नॉलेज की दृष्टि से काफ़ी अच्छे साबित होंगे। और जब आप आगे चलकर कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, ईमानदारी पूर्वक इसे लिखते चलेंगे। चलिए दोस्तों 18 को एक बार और भी हम देख लेते हैं कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वह आपको पंडित नेहरू के द्वारा। और सूत्री से संबंधित जो भी प्रश्न है जिसके बारे में अभी हम प्रीवियस में बताया तो आप उसको नोट कर लेंगे। चलिए 19 में सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो
क्या है कि खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है ना, ध्यान से आपको सुनना है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इन्हें क्या हुआ था कि प्रथम विदेशी होने का गौरव प्राप्त है जिन्होंने भारत रत्न को क्या किया, प्राप्त किया है। यानी कि भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को प्राप्त करने वाला कोई पहला व्यक्ति है तो वह कौन है कि आपको खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है ना, जिन्हें सीमांत गांधी या इन्हीं को हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन को क्या किया था, चलाया हुआ था, ठीक है ना। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 20 इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह आपको कौन थे, तो वह आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 20 का सही आंसर जो होगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस चीज को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को एक बार और देखते हैं क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन इसी में प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब इसका आंसर हो जाता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए 21 नंबर प्रश्न में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये हमारे भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे, यानी कि इनके द्वारा ही जो हमारे दी गई जो विदेश की नीति है वह है आपको गुटनिरपेक्ष। तो भारतीय विदेश नीति का जनक जो कहा जाता है वह आपको पंडित नेहरू को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो चलिए 21 का सही आंसर जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए 22 में भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। तो देखिए भारत में वर्तमान में जो कुल राष्ट्रीय दल की जो संख्या है वह आपको 8 है। कितने हैं, 8 है। अब हम जानते हैं कि 8 राष्ट्रीय दल जो है वह कौन कौन है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए तो इसमें सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर उसके बाद जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर है आपको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फिर हम आएंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जो हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर आपको तृणमूल कांग्रेस, फिर आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसको हम लोग राकपा के नाम से जानते हैं, फिर है आपको नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है ना, यानी कौन है, नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसको हम लोग एनपीपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर इन पार्टियों का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले कांग्रेस का गठन 1885 में, फिर उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन 1925 में। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन 1964 में। भारतीय जनता पार्टी, इसका गठन जो हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। बहुजन समाज पार्टी, इसका गठन 1984 को। तृणमूल कांग्रेस, इसका जो गठन हुआ था 1997-98 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका गठन 1998-99। फिर आपको नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसका गठन जो हुआ था 2012 में, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, यानी कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8। चलिए उसके बाद हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न में, क्या कह रहा है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो देखिए भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था वह आपको 1957 में हुआ था। कब हुआ था, 1957 में। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था मेरे भाई आप इसको याद रखिएगा कि भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, द्वितीय आम चुनाव 1957 में, और अभी हाल के वर्ष में 2019 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है ना, वह आपको 17वें नंबर का आम चुनाव हुआ था और 303 सीटों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ क्या हुई थी कि सत्ता में आई थी। तो आपका यहाँ से 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 24 में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो देखिए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है ना। फिर यहाँ दिया हुआ सुचेता कृपलानी, यह भारत के किसी राज्य की मतलब मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रथम यहाँ से उपराष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है, ठीक है ना। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए 25 में 1952 से 67 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था। तो देखिए 1952 से 67 तक भारत में क्या था कि आपको
ये जो कांग्रेस पार्टी है इसी का क्या रहा कि वर्चस्व रहा। चलिए 26 में स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे, जो कि हम कितना बार इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा भारतीय संविधान जो था क्या है कि आपको लागू हुआ था। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि आपको 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 कह रहे हैं, 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको ये हो जाएगा गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस बी नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं 15 अगस्त को। शिक्षक दिवस जो है वो आपको कब मनाए जाते हैं? तो 5 सितंबर को हमारे भारत में प्रति साल। चलिए 28 नंबर प्रश्न में, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इस समय भारत में जो दलीय व्यवस्था है वह है आपको बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ के देश के चुनाव में क्या होते हैं कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए एक से अधिक दल, दो से अधिक दल, 2 से 3 से भी अधिक दल क्या होते हैं कि अपने किस्मत को आजमाती है। तो हमारे भारत में जो है वो आपको बहुदलीय व्यवस्था है। चलिए उसके बाद 29 नंबर प्रश्न में, भारत में 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला था? तो वह आपको जनता पार्टी था। कौन था? जनता पार्टी। और ये जो जनता पार्टी है वो 1-2 पार्टी नहीं था, यह कई पार्टियों का क्या है कि आपको मिश्रण था, ठीक है ना। यानी कि इसमें कई पार्टी जो थे वो आपको जुड़े हुए थे, तब जनता पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है ना। और प्रथम गैर कांग्रेस सरकार जो बनी थी वह केंद्र में जनता पार्टी की, और इसके प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे मोरारजी देसाई बने थे सबसे अधिक उम्र में, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि सबसे अधिक उम्र में, ठीक है ना, कि प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो आपको मोरारजी देसाई थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी केंद्र में? 1977 में। इसको भी आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए उसके बाद चलते 30 में, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो देखिए राजनीतिक दलों को क्या होता है कि चुनाव आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा आपको जो क्या होते हैं चुनाव चिन्ह जो होते हैं उससे क्या किया जाता है? आवंटित किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर आपका एक प्रश्न आएगा कि सर भारत में ये जो चुनाव आयोग है इसका गठन कब हुआ था? तो देखिए भारत में जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था वो आपको 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए 25 जनवरी को बस 2011 से हम लोग क्या करते हैं कि प्रति साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हम लोग क्यों मनाते हैं? तो मतदाता को जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को यह दिवस हमेशा क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष 2011 से क्या होते हैं कि आपको मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो चुनाव आयोग है इसका स्वरूप जो है कैसा है? तो देखिए चुनाव आयोग का जो स्वरूप है वो आपको त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय। तो आपका कहने का मतलब हुआ कि त्रिस्तरीय होता क्या है? तो देखिए इसमें एक जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसके अलावे 2 जो होते हैं वह आपको क्या होता है कि अन्य चुनाव आयोग होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो चुनाव आयोग है इसकी चर्चा संविधान के किस भाग में है? तो देखिए चुनाव आयोग की जो चर्चा है संविधान के भाग 15 में, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और अनुच्छेद पूछेगा तो 324 से 329 में है, ठीक है ना। तो भारत निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। यानी कहने का मतलब हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अस्तित्व में आया था 25 जनवरी 1950 को, और यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में है। फिर आपका प्रश्न आएगा कि सर निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है? तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो कि अभी सुशील चंद्रा है, और बाकी जो होते हैं 2 अन्य क्या होते हैं कि चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक, ठीक है ना। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो आपको 62 साल या यानी कि 62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल यानी कि जो भी पहले हो, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपसे कि निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए निर्वाचन आयोग के बहुत सारे मुख्य कार्य जैसे हम हल्का फुल्का बता देते हैं, जैसे चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता को क्या करना? लागू करवाना। तो ये सभी जो है निर्वाचन आयोग के क्या है? कार्य है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न की, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए
देखिए जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, वह आपको 1977 में हुई थी। लेकिन इसमें पूछ देता भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है, ठीक है ना, वह आपको कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह आपको 1980 में हुई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या किया कि जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसको हम लोग क्लियर किए, लेकिन यहाँ से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो ये मतलब कथन कारण में अब नया पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, ऐसा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाओं का सूत्र किसने दिया था? तो यह आपको अशोक मेहता दिया था। कौन दिया था? अशोक मेहता। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि एक लाइन में है, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 1952 के आम चुनावों के समय दिल्ली किस वर्ग की इकाई थी? तो देखिए दिल्ली जो था उस समय आपको सी वर्ग की इकाई थी। किस वर्ग की इकाई थी? सी वर्ग की। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये सी वर्ग क्या है? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार क्या था कि राज्यों का गठन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ऐसे करके किया गया था। तो दिल्ली जो उस समय था ग्रुप सी का हिस्सा था, ठीक है ना। चलिए तीसरा, किस भारतीय लेखक ने कांग्रेस के प्रभुत्व को एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था कहा? तो यह आपको रजनी कोठारी ने कहा था। कौन कहा था? रजनी कोठारी ने। चलिए चौथा, 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो देखिए 1942 में गांधी जी ने क्या किया था कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो गांधी जी के द्वारा कुछ चलाए गए आंदोलन को जान लेते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन 1918, खेरा किसान आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920 से 22। उसके बाद है आपको यानी डांडी यात्रा यानी कि नमक कानून सत्याग्रह जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। फिर इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 31 पहले टर्म में, फिर 31 से 34 दूसरे टर्म में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये सभी जो है गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। चलिए पांचवा प्रश्न, 1971 में इंदिरा विरोधी नेताओं के गुट को क्या उपनाम दिया गया? तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंडिकेट। क्या हो जाएगा? सिंडिकेट, ठीक है ना। यानी कि कांग्रेस सिंडिकेट में क्या था कि इंदिरा के विरोधी वो वरिष्ठ नेता सब जो थे वो शामिल थे, ठीक है ना, जिन्होंने नारा दिया था कि इंदिरा को हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी के हटाओ। इसके बाद क्या हुआ कि मतलब इंदिरा हटाओ वाला नारा जो था वो आपको पीछे रह गया और गरीबी हटाओ वाला नारा जो था वो आपको आगे बढ़ गया। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा सिंडिकेट। चलिए छठा, शिवसेना भारत के किस राज्य में क्रियाशील है? तो शिवसेना जो है वह आपको महाराष्ट्र राज्य में क्या है कि आपको क्रियाशील है, ठीक है ना। यानी कि बाला साहब ठाकरे के द्वारा यह बनाई गई क्या था, एक संगठन था जो बाद में क्या हो गया था, पार्टी का रूप ले लिया। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1977 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो देखिए 1977 में जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था कि आपको जनता पार्टी की क्या किए थे, स्थापना किए थे। चलिए 8वां प्रश्न, सिखों के हितार्थ कार्य करने वाली पार्टी का क्या नाम है? तो इसका नाम है शिरोमणि अकाली दल जो कि आपको पंजाब में सक्रिय है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल जो कहाँ सक्रिय है? तो वो आपको पंजाब में सक्रिय है। चलिए 9 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के किस राज्य में कार्य कर रही है? तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है यह आपको जम्मू कश्मीर राज्य की क्या है कि एक मतलब क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। 10 में, 1966 में पंजाब के विभाजन से कौन सा नया राज्य बना था? तो वो आपको हरियाणा बना था। कौन बना था? हरियाणा। यानी कि पंजाब से ही अलग होकर हरियाणा का क्या हुआ है कि आपको गठन हुआ है। चलिए 11 में, किसने कांग्रेस के देखिए 11 नंबर प्रश्न, किसने कांग्रेस को छाता संगठन का नाम दिया? ठीक है ना। तो यह जो नाम दिए थे एनडी पावर ने। कौन दिए थे? एनडी पावर ने कांग्रेस को छाता संगठन का नाम दिया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या आई तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो समस्या है वो हमारी समस्या, आपकी समस्या का हर संभव हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए 12 में, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है ना। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपको 28 दिसंबर 1885 को। चलिए 13 में, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नाम से प्रसिद्ध भाषण के साथ किस नेता का नाम जुड़ा हुआ है? तो वह है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर यह भाषण दिया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है ना। फिर है आपको अगला 14 नंबर प्रश्न, ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब व किस नेता द्वारा दिया गया था? तो ये आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1947 में दिया गया था। अब आइए, अब कर रहा है प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितने सीटें जो थी वो आपको
मतलब जीती, ठीक है ना। तो देखिए, तो कांग्रेस जो जीती थी वो आपको 426 सीटें जीती थी। कितनी जीती थी? 426 सीटें जीती थी, ठीक है ना। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी सीपीआई, ठीक है ना, उसने 36 सीटों को क्या किया था? प्राप्त किया था, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर।